हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में मैं आपको इरिस लाइफ साइंसेज कंपनी के शेयर का एनालिसिस बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि आपको इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर आपको इस शेयर को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ध्यान में रखना चाहिए। तो ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे जो हमारे नए शेयर का एनालिसिस हम डालेंगे उसका वीडियो आपको मिल जाएगा और आप हमारी एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाओगे। तो मैं होप करता हूँ कि अभी तक तो आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दिया होगा। तो सबसे पहले इरिस लाइफ साइंसेज कंपनी क्या काम करती है हम ये जानेंगे। देखिए, ये है मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग एंड सेलिंग ऑफ जेनरिक्स। जेनरिक का मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग और सेलिंग ये कंपनी करती है। मतलब बनाती भी खुद ही है, बेचती भी खुद ही है और उसका मार्केटिंग भी कंपनी खुद करती है। within the organic and within the chronic and acute categories of the Indian pharmaceutical market। देखिए, ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और मेन बात ये जेनरिक प्रोडक्ट बनाती है, जिसके अंदर आप एग्जाम्पल से जैसे एंटी डायबिटीज हो गई, उस एक का एक एग्जाम्पल है वो। तो एक तरीके से ये जो कंपनी है वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। कंपनी बहुत बढ़िया है और इसका मेन कारोबार भी एकदम बढ़िया है। और इसके अलावा अगर आपको पता हो कि बाजार में विटामिन आते हैं, मतलब विटामिन डी की अगर किसी को कमी होती है तो उसको विटामिन की गोली दी जाती है, तो उसको भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो कंपनी वैसे उस तरीके के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। देखिए, कंपनी क्या काम करती है ये तो हमने जान लिया, लेकिन अगर कंपनी में निवेश करना है तो उसकी फंडामेंटल्स हमको पता होने चाहिए। चलिए हम कंपनी के फंडामेंटल्स पर नजर डालते हैं। अब ये देखिए, ये शेयर आज 564.55 पे ओपन हुआ था और इसका क्लोज अगर देखा जाए तो 561.70 पे इसका क्लोज हुआ है। और अपर लिमिट इसकी ये, लोअर लिमिट ये। देखिए, ये सब चीज़ें अपने को इतनी मायने नहीं रखती है, हमको ये मायने रखता है मार्केट कैप। देखिए, कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 7,966 करोड़ का। तो मतलब कंपनी का कारोबार एकदम कम है, ये साफ साफ यहाँ पर आपको पता चल रहा है। ये एक स्मॉल फार्मास्यूटिकल कंपनी है, एक सिप्ला उनके जैसी बड़ी कंपनी ये नहीं है। अगर आप इसके बीटा पर नजर डालोगे तो बीटा इसका सिर्फ 0.26 है। तो मतलब ये एकदम लो रिस्क स्टॉक है। मतलब अगर बाजार अगर 10% बढ़ता है तो ये सिर्फ 2.5% ही बढ़ेगा, और बाजार अगर 10% ही गिरता भी है तो ये 2.5% ही गिरेगा। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है, एक लो रिस्क स्टॉक भी ये है। अब आप इसका पी रेशियो देखिए, 25.19 का कंपनी का पी रेशियो है, जबकि इंडस्ट्री का पी है 39.24। तो देखिए, आपको इंडस्ट्री के मुकाबले ये आपको खासे सस्ता मिल रहा है, तो ये एकदम बढ़िया बात है। और अगर आप इसके पीबी रेशियो को देखोगे तो वो है 6.15। देखिए, अगर इसके बुक रेशियो की बात की जाए तो ये एक तरीके से महंगा जरूर है, लेकिन मेन बात यह कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो फार्मास्यूटिकल कंपनी अधिकतर महंगे रेटों पर ही मिलती है। इसका एक कारण ये भी है। और अगर डिविडेंड देखा जाए तो डिविडेंड यील्ड कंपनी का नी के बराबर है, सिर्फ 0.49% है। मोटा मोटा आप आधा परसेंट ही मान के चलिए। तो देखिए, कंपनी की डिविडेंड कम है, लेकिन फंडामेंटली कंपनी एक तरीके से बढ़िया नजर आ रहा है और कंपनी का शेयर एक तरीके से स्मॉल कैप है, लेकिन हमको ये देखना है कि लार्ज कैप में कन्वर्ट होगा या नहीं। अब आप कंपनी की अर्निंग्स पर अगर आप नजर डालेंगे तो आप ये देखिए, कंपनी की जो अर्निंग्स है वो हर साल बढ़ रही है। ये आप ये देखिए, 2017 से लेके 2020 तक लगातार कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिला है। तो आप देख सकते हो कि ये कितनी बढ़िया टॉप क्लास कंपनी है। और इस बार तो कंपनी का मुनाफा 1,000 करोड़ का हो गया। तो देखिए, जो कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 8,000 करोड़ के लगभग का और उसका रेवेन्यू कितना है, 1,000 करोड़ का उसका टर्नओवर है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। और रही बात कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की, तो कंपनी का प्रॉफिट 17 के मुकाबले 18 में तो बढ़ा ही है, लेकिन उसके बाद ये कांस्टेंट ही रहा है। मतलब कंपनी का जो रेवेन्यू है वो तो बढ़ा ही है हर साल, लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हर साल कांस्टेंट आ रहा है। इसका रीजन यही हो सकता है, कंपनी के एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए होंगे और जो कंपनी के इंटरेस्ट पेमेंट है उसमें भी थोड़ी इंक्रीमेंट हो सकती है।
अब आप ये देखिए कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग, यहाँ पे 54% की होल्डिंग्स यहाँ पर प्रमोटर्स के पास है। देखिए वैसे तो मैं मिनिमम 50% वाली कंपनीज को एकदम बढ़िया मानता हूँ, और यहाँ पर तो ये 54% है, तो ये एकदम बढ़िया वाली बात है। देखिए जब प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा होती है तो कंपनी लॉन्ग टर्म में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने के लिए तैयार होती है, क्योंकि प्रमोटर्स अगर अपनी कंपनी में ज़्यादा स्टेक लेके बैठे तो उनको पता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में बढ़िया परफॉर्म करने वाली है। अब अगर म्यूचुअल फंड्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 10% की होल्डिंग यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स के पास भी पड़ी हुई है। डीआईआई की नी के बराबर होल्डिंग है। एफआईआई की इसमें एक बढ़िया होल्डिंग है, लगभग 11% की होल्डिंग एफआईआई की इस शेयर के अंदर पड़ी हुई है। रिटेल और छोटे मोटे इन्वेस्टर्स की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 25% की होल्डिंग्स ही है, तो ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि अगर रिटेल इन्वेस्टर्स की इतनी ज़्यादा होल्डिंग होना एक दिक्कत वाली बात को पैदा करता है। अब आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखिए, कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उस पर अगर आप नज़र डालेंगे तो एक दिक्कत वाली बात जरूर नज़र आ रही है। पिछले 1 साल 3 महीने की अगर मैं बात करूं, मतलब पिछले साल जून से लेके इस साल के सितंबर तक के डेटा की अगर मैं बात करूं तो कंटिन्यूसली आप ये देखिए, तो ये 3 महीने मतलब जो 3 क्वार्टर्स हैं वहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग एकदम कॉन्स्टेंट रही थी, लेकिन वहाँ से गिरावट हुई है, फिर वहाँ से अभी फिर से गिरावट हुई है। तो मेरे ख्याल से ये धीरे धीरे साइलेंटली जो प्रमोटर की होल्डिंग गिर रही है वो थोड़ा सा संकट वाली बात जरूर पैदा करती है। अब आप ये देखिए प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुई है, ये तो मैंने आपको बता दिया, और मेन बात ये है कि म्यूचुअल फंड ने भी इसके अंदर होल्डिंग को अपनी होल्डिंग को घटाया है, तो ये एक दिक्कत वाली बात पैदा करता है। और अगर म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो 12 से 11 म्यूचुअल फंड्स हो गए हैं अगर मैं सितंबर 2020 क्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो। लेकिन इसके अंदर जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स मतलब जो एफआईआई है उन्होंने इसके अंदर होल्डिंग बढ़ाई है, ये एक बढ़िया बात है। और अगर इसके अंदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की मैं बात करूं तो उनकी भी होल्डिंग बढ़ी है, तो ये एक बढ़िया बात है। तो मतलब जो नेगेटिव बात जितनी है उतनी ही पॉजिटिव बातें हैं, तो मतलब आप दोनों को छुट्टा कर सकते हो, मतलब जितनी पॉजिटिव है उतनी नेगेटिव है, तो एट दी एंड न्यूट्रल है, इस बात में कोई ज़्यादा संदेह नहीं निकल कर आता है। अब आप कंपनी की टोटल इनकम पर नजर डालिए, 247 करोड़ की कंपनी की टोटल इनकम मार्च 2020 में थी। फिर उसके बाद आप ये देखिए 294 करोड़, और इस बार ये हो गई है 332 करोड़। अब देखिए ये जो डेटा है ना ये महीने से महीने का है, मतलब महीने टू महीने नहीं क्वार्टर वाइज डेटा है। जो मैंने आपको पहले डेटा बताया था ना वो डेटा ईयरली बेसिस पे था, और ये डेटा अपने क्वार्टर वाइज है, मतलब मार्च 2020 से लेके सितंबर 2020 तक का डेटा है। मतलब इसी साल अगर आप देखोगे तो इसी साल कंपनी का हर क्वार्टर में मुनाफा बढ़ रहा है और एक अच्छे तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। और एट दी एंड अगर आप कंपनी के मुनाफे को देखोगे तो आप ये देखिए 56 करोड़ का कंपनी का मुनाफा 89 करोड़ हो गया फिर, और उसके बाद 107 करोड़। मतलब आप ये देखिए मतलब हर क्वार्टर वाइज में कंपनी का इस साल रेवेन्यू बढ़ा है और हर क्वार्टर वाइज कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ता चला जा रहा है। और अगर लेटेस्ट सितंबर 2020 तक की मैं बात करूं तो आप देखिए 107 करोड़ का कंपनी का मुनाफा निकल कर आया है। तो देखिए अगर अब यहाँ से कंपनी का मुनाफा और बढ़िया निकल कर आ जाता है तो आपको शॉर्ट टर्म में भी बढ़िया रिटर्न मिल जाएंगे। तो अभी 10-15 जनवरी तक है ना इनके रिजल्ट्स आने वाले, जो क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स है वो अभी आने वाले। अब आप कंपनी के अर्निंग पर शेयर पे अगर आप नजर डालोगे तो ये हर साल कांस्टेंट ही है। या आप ये देखिए ये डेटा जो है वो मार्च 2020 तक का है, तो ये क्या ईयरली बेसिस पे निकलता है अर्निंग पर शेयर, तो ये देखिए आप ये हर साल कांस्टेंट ही है। तो इसमें आप देखोगे कि यार ये कांस्टेंट क्यों है। देखिए मैंने आपको शुरुआत में एक चीज़ बताई थी, जो मैंने ईयरली बेसिस पे जो डेटा बताया था तो वहाँ पे मैंने आपको क्या बोला कि पिछले 3 साल से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कांस्टेंट है, तो इसीलिए कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी कांस्टेंट है। तो जो अर्निंग पर शेयर है वो नेट प्रॉफिट से निकलता है। अगर नेट प्रॉफिट कंपनी का कांस्टेंट रहेगा तो सीधी सी बात है कि कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी कांस्टेंट ही रहेगा। अब आप ये देखिए कंपनी की बुक वैल्यू एकदम बढ़िया तरीके से बढ़ रही है। अब बुक वैल्यू मतलब कंपनी के एक शेयर की बुक में वैल्यू, तो आप ये देखिए 64 रुपीज से 84 रुपीज होगी, मतलब लगभग 30% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कंपनी की बुक वैल्यू में देखने को मिला। फिर यहाँ से ये फिर से 95 होगी, मतलब लगभग 11 रुपये बढ़ गई, मतलब 11-12% फिर से कंपनी की बुक वैल्यू में देखने को मिला है ग्रोथ। तो ये एकदम बढ़िया बात है। मतलब कंपनी यहाँ पे देखिए आप
हर साल एकदम बढ़िया मुनाफा कमा रही है और कंपनी की बुक वैल्यू भी हर साल बढ़ रही है, तो ये एकदम बढ़िया बात है। अब आप कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज को देखोगे तो इसमें ऑल्दो गिरावट जरूर है। 2018 से 19 में गिरावट हुई है, 19 से 20 में गिरावट हुई है, लेकिन जो 35% का कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है उसको मैं एकदम बढ़िया बोलूंगा और इसको मैं बुरा नहीं बोलूंगा, क्योंकि बल्कि अधिकतर कंपनियों का 20-25% होता है और अगर यहाँ पर ये 35% है तो इसको मैं बढ़िया ही बोलूंगा। और कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज भी गिर रहा है तो इसको भी मैं बढ़िया ही बोलूंगा, क्योंकि ये भी 31% है। लेकिन देखिए अब ये आगे चल के और गिरने लग जाता तो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात ये जरूर है। अब अगर मैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करूं तो यार ये जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है ये ऑल्दो निकलता ही ग्रॉस प्रॉफिट और ऑपरेटिंग से, तो ये दोनों गिरेंगे तो नेट प्रॉफिट भी गिरेगा, जो नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज भी कंपनी का गिरेगा। तो आप ये देखिए तो हर साल कंपनी का नेट प्रॉफिट भी गिर रहा है, लेकिन 27% मेरे ख्याल से रीजनेबली ओके है, क्योंकि अगर कंपनी 100 रुपए के प्रोडक्ट को बेचने के ऊपर 27 रुपए का मुनाफा कमा रही है तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। अब आप ये देखिए कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी हर साल गिर रहा है, तो ये भी एक दिक्कत वाली बात जरूर पैदा करता है, लेकिन जो मेरे पैरामीटर्स में 20% में बढ़िया है तो उसको लिए मैं इसको बढ़िया बोलूंगा। अगर ये 20% से कम हो जाता है तो इसके लिए दिक्कतें बन सकती है। देखिए इसका कारण क्या है, देखिए जो इक्विटी है वो इक्विटी निकलती किससे, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी नेट प्रॉफिट के बेसिस पे कैलकुलेट होता है, तो नेट प्रॉफिट कंपनी का कांस्टेंट ही रहा है, लेकिन कंपनी की इक्विटी तो हर साल बढ़ी होगी ना, मतलब जो कंपनी के ओनर्स फंड की कैपिटल है वो तो हर साल बढ़ी होगी, तो इसीलिए कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज कम हो गया। और अगर मैं कंपनी के आरओसी की बात करूं तो आप ये देखिए कंपनी का आरओसी तो लगभग कांस्टेंट ही है, तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। और इसके अंदर मेन बात ये है कि इसके अंदर इंटरेस्ट और वो इंक्लूड नहीं होता, इंटरेस्ट और टैक्स पेमेंट, तो उसके चलते आरओसी कांस्टेंट है। और अगर मैं रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो ये भी लगभग कांस्टेंट ही है, ये देखिए 19 से 20% के लगभग ही है, थोड़ी 18% भी है, लेकिन मोटा मोटा 19 ही है, तो ये एकदम बढ़िया है। अगर कंपनी के रिटर्न रेशियो देखा जाए तो मोटे मोटे एकदम बढ़िया लग रहे हैं मेरे को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये गिर क्यों रहे, देखिए भाई साहब कंपनी के रेवेन्यू में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो कंपनी के एक्सपेंसेस और जो कंपनी का टैक्स पेमेंट इंटरेस्ट पेमेंट है उसकी वजह से ये रिटर्न रेशियोज गिर रहे हैं। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। बाकी कंपनी के मुनाफे में कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी की बिकवाली जितनी हो रही है उतनी हो ही रही है, वो तो मैंने आपको बताया था कि कंपनी के जो रेवेन्यूज है वो हर साल बढ़ ही रहे, तो उसका मतलब क्या है कि कंपनी की सेल्स तो हर साल हो ही रही है, बट थोड़े से एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं तो कंपनी का मुनाफा ज्यादा नहीं हो रहा है। अब आप ये देखिए कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन को अगर आप देखोगे तो एकदम बढ़िया, एकदम टॉप क्लास है। आप ये देखिए 1.32 से लेके सीधा 1.90 हो गया, फिर यहाँ से सीधा 2.91 हो गया, मतलब जो कंपनी के अंदर जो कैश इनफ्लो का जो जितना कैश कंपनी के अंदर इनफ्लो हो रहा है वो बता रहा है कि एकदम बढ़िया कंपनी का कैश इनफ्लो है, क्योंकि कंपनी का जो करंट रेशियो है वो 1 से ऊपर है। मतलब जब कंपनी का करंट रेशियो 1 से ऊपर होता है तो वो सीधा कर इंडिकेट देता है कि कंपनी के अंदर कैश इनफ्लो एकदम बढ़िया हो रहा है। और मेन बात ये कि हर कंपनी के अंदर कैश इनफ्लो होना बहुत जरूरी है, और कैश इनफ्लो ही बिजनेस को आगे बढ़ाता है। भले ही अगर कंपनी 250 करोड़ का भी मुनाफा कमा रही है और उसका अगर कैश इनफ्लो बढ़िया नहीं है वो आगे जाके सफर करेगी, इसमें कोई भी दो राय वाली बात नहीं है। अब अगर मैं कंपनी के क्विक रेशियो की बात करूं तो आप ये देखिए कंपनी का क्विक रेशियो भी 1 से ज्यादा है, तो कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन में तो कोई शक वाली बात नहीं है। कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन एकदम बढ़िया नजर आ रही है और आगे चल के भी ऐसे ही नजर आएगी, क्योंकि आप ये देखिए इसमें 3 साल में ग्रोथ देखने को मिला है और इसमें भी 3 साल में ग्रोथ देखने को मिला है। अब आप इसको नजर डालिए, कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो, कंपनी का डेट है ही नहीं है, कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है। तो आप शुरुआत में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था प्राइस टू बुक रेशियो, तो कंपनी का जो प्राइस टू बुक रेशियो वो कितना है 6-7 गुना है, लेकिन ये कंपनी डेट फ्री है। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जो कंपनी डेट फ्री होती है वो आपको हमेशा महंगे वैल्यूएशन पर ही मिलेगी और उनको आपको महंगा ही खरीदना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसके पी रेशियो को देखोगे तो वो सेक्टर के मुकाबले आपको सस्ता मिल रहा है, तो ये एक बढ़िया बात है।
तो देखिए कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है ही नहीं है, मतलब कंपनी ने बिल्कुल भी उधारी नहीं ले रखी है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बढ़िया बात है। और अगर कंपनी ने डेट नहीं ले रखा है तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखने की तो बात बनती ही नहीं है, क्योंकि अगर कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो डेट के बेसिस पे ही कैलकुलेट होता है। तो अगर कंपनी का डेट है ही नहीं है तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखने की जरूरत ही नहीं है। अब आप इस शेयर पे नजर डालिए, 586.70 रुपीज़ का ये शेयर है और आज ही लगभग 4.5% बढ़ा है। और अगर मैं प्राइस में बात करूं तो 25 रुपीज़ का मूवमेंट आज इस शेयर में देखने को मिला है। लेकिन अगर आप इसके ऑल टाइम हाई पे नजर डालेंगे तो 849 रुपीज़ का इसका ऑल टाइम हाई है। मतलब ये शेयर आपको 250 रुपये डिस्काउंट पे मिल रहा है इसके ऑल टाइम हाई से। लेकिन देखिए जो कंपनी का जो मुनाफा है वो भले कांस्टेंट रहा है, लेकिन जो कंपनी के सेल्स है वो एकदम बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो मेरे ख्याल से जब कंपनी के एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे और कंपनी का मुनाफा जो एट दी एंड जो कंपनी की बॉटम लाइन है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो मेरे ख्याल से ये आराम से इसके ऑल टाइम हाई को छू लेगा। तो मेरे ख्याल से इस शेयर को किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बेसिस से तो नहीं, लेकिन इसको आप इसके ऑल टाइम हाई तक बेच सकते हो और मेरे ख्याल से आराम से ये शेयर 2 साल में अपने ऑल टाइम हाई को छू लेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 850 में मेरे को क्या मुनाफा होगा। देखिए 850 में भी इसमें आपको लगभग 40% के रिटर्न मिल जाएंगे और देखिए मेरे ख्याल से ये श्योर रिटर्न होंगे। और ये एक तरीके से ये एक बढ़िया शेयर है, कंपनी एकदम बढ़िया परफॉर्मिंग है। और मेन बात ये है कि कंपनी की जो सेल्स है वो हर साल बढ़ रही है और हर बिजनेस के लिए वही मैटर करता है। और एट दी एंड अगर आप नेट प्रॉफिट के बेसिस पे शेयर में निवेश करेंगे तो वो एक दिक्कत वाली बात है, क्योंकि जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो एक्सपेंसेस के चलते, और जो कंपनी नए नए प्रोडक्ट बना रही है उसका एक्सपेंस है। लेकिन जब वो प्रोडक्ट मार्केट में बिकने लग जाएंगे, वो रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी कंपनी की, तो जब कंपनी को एक भयंकर रेवेन्यू मिलेगा और वो एक्सपेंस कंपनी का बंद हो जाएगा, तो उस वक्त कंपनी एक मोटा मुनाफा कमाएगी। तो मेरे ख्याल से 849 को तो ये 1-2 साल में छू लेगा और आने वाले 5 साल में आपके पैसे को 1.5-2 गुना ये बना सकता है, इसकी ये उम्मीद मेरे को ऐसा लग रहा है। और मेन बात ये कि अभी ये शेयर में अभी मूवमेंट होना चालू हो गया है, तो मेरे ख्याल से जो अभी रिजल्ट आने वाले तो उसमें भी इसके रिजल्ट बढ़िया आने वाले। तो इसके जो रिजल्ट है, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसके जो Q3 रिजल्ट होंगे, मतलब नवंबर से लेके दिसंबर वाले, वो एकदम बढ़िया टॉप क्लास आने वाले और उस वक्त भी ये शेयर आराम से 700 रुपये तक जा सकता है। तो मेरे ख्याल से शेयर में आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, मतलब 1 महीने के लिए 700 का टारगेट, मैं इसको कहता हूँ कि 700 का टारगेट ये आराम से अचीव कर लेगा आने वाले 1 महीने के अंदर। तो मेरे ख्याल से आपको इरिस लाइफ साइंसेस कंपनी का एनालिसिस बढ़िया लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस बढ़िया लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको किसी और कंपनी का एनालिसिस भी चाहिए हो तो आप उसके रिगार्डिंग भी कमेंट कर सकते हो, मैं उसके लिए भी वीडियो लेकर आ जाऊँगा। ओके, थैंक यू। और प्लीज़ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो ला सकूं। ओके, थैंक यू।